सेनापति चंद्रप्रभा अपने सिंहासन पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसने अपने बाएं हाथ से अपने ठुड्डी को पकड़ रखा है और उसकी कोहनी सिंहासन के हत्थे पर झुकी हुई है। उसकी भौहें उचकी हुई हैं और वह अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों से लगातार सिंहासन के दाएं हत्थे को खटखटा रही है। रामावतार अभी कुछ क्षण पूर्व ही चंद्रप्रभा को अंशुमान के विषय में जानकारियां उपलब्ध करवा कर गया है। सभी लोग अंशुमान के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं और चंद्रप्रभा भी इसका कोई अपवाद नहीं है। अंशुमान का परिवार अत्यंत रहस्यमयी और पौराणिक ज्ञान से संबंधित प्रतीत हो रहा है। यह अत्यंत आकर्षक और रोमांचक भी है और चंद्रप्रभा इसी के विषय में लगातार सोच रही है। आवश्यक सूचना। अचानक सभागार के बाहर से आवाज आई और चंद्रप्रभा की विचार श्रृंखला टूट गई। जब उसने रामावतार को पुनः भीतर आते हुए देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और पूछ उठी, क्या सूचना है सेनापति? वो पुनः लौट आया है। रामावतार ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कौन? चंद्रप्रभा ने आश्चर्य के साथ पूछा। मैं हूं। इससे पूर्व कि रामावतार कोई उत्तर दे पाता, सभागार के बाहर से एक स्वर सुनाई दिया। चंद्रप्रभा ने अपनी दृष्टि सभागार के प्रवेश द्वार की ओर मोड़ी तो उसकी दृष्टि मुस्कुराते हुए सभागार में प्रवेश करते अंशुमान पर पड़ी। चंद्रप्रभा ने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया, परंतु भूमि पर लेटा हुआ रक्तमंगल सिंह अंशुमान पर दृष्टि पड़ाते ही खड़ा हो गया और तुरंत अंशुमान की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी जीभ बाहर निकाल रखी थी, मानो अंशुमान को प्रसन्न करने के लिए ही ऐसा कर रहा हो। छोटे छोटे मालिक! रक्तमंगल सिंह अपने अपरिपक्व स्वर में बोला। अचानक चंद्रप्रभा के मुख पर क्रोध की रेखाएं उमड़ पड़ीं और उसने गरजते हुए अंशुमान की ओर देखते हुए पूछा, तुम पुनः यहां क्यों आए हो? हाँ हाँ हाँ। अंशुमान लज्जित होकर हंसा और रक्तमंगल सिंह के सिर को थपथपाते हुए चंद्रप्रभा की ओर देखते हुए निसंकोच होकर बोला, तुम्हें देखे बिना मेरा एक एक पल एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। तुमसे पूर्व मैंने इतना प्रेम मात्र भोजन से ही किया है। मैं अपने घर से इतनी दूर नगर प्रमुख के महल में केवल तुम्हें देखने की लालसा से ही आया हूं। तुम। अंशुमान की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए और क्रुद्ध दृष्टि से अंशुमान को घूरने लगी। सेनापति, अपने इस अधीनस्थ को आज्ञा दीजिए। रामावतार ने एक उपेक्षित सी दृष्टि अंशुमान पर डाली और मुड़कर कक्ष से बाहर चला गया। अब उस विशाल सभागार में मात्र अंशुमान और चंद्रप्रभा ही शेष रह गए। निश्चित ही रक्तमंगल सिंह भी वहां था, जो अंशुमान को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कर रहा था। इसी बीच अंशुमान और चंद्रप्रभा की दृष्टि आपस में टकराई और पूरा वातावरण गहन शांति में डूब गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। जहां चंद्रप्रभा की आंखों में मात्र क्रोध है, तो वहीं अंशुमान की आंखों में केवल प्रेम। कुछ समय के पश्चात अंततः चंद्रप्रभा ने हार मान ली और अपनी आंखें फेर ली। तुम क्या चाहते हो? असहाय चंद्रप्रभा केवल क्रोध में अपने दांत पीस सकती थी। वैसे भी अंशुमान ने उससे केवल स्नेह का प्रदर्शन ही किया। उसने अभी तक कोई भी ऊंची हरकत नहीं की थी जिससे चंद्रप्रभा को उसे मारने का कोई अवसर प्राप्त हो। मैं मात्र तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अंशुमान के शब्द सरल, स्पष्ट और दृढ़ हैं। तुम। चंद्रप्रभा अत्यंत क्रोध में है, परंतु उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा कि उसे क्या करना अथवा कहना चाहिए। उसने कई प्रेमी देखे थे, परंतु वो अंशुमान जैसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी। उन दोनों को मिले हुए अभी मात्र एक दिन ही हुआ था और अंशुमान उससे विवाह का हठ पकड़कर बैठ गया था। असहाय चंद्रप्रभा मात्र एक गहरी सांस ही भर सकती थी। उसने स्वयं को संयत रखने का प्रयास किया और अंशुमान से बोली, तुम जा सकते हो। मेरी तुम में कोई रुचि नहीं है, परंतु मुझे तो तुम में रुचि है। तुम वास्तव में अत्यंत रुचिकर हो। अंशुमान मुस्कुराया। चंद्रप्रभा ने एक निराश दृष्टि रक्तमंगल सिंह पर डाली, जो अपना सिर और पूंछ हिलाते हुए अंशुमान को रिझाने का प्रयास कर रहा है। कल उसने अंशुमान को यहां से भगाने के लिए इसी सिंह का प्रयोग किया था, परंतु आज स्पष्ट रूप से वह दैत्य पशु चंद्रप्रभा के साथ विश्वासघात कर चुका था और अब अंशुमान को वहां से भगाना असंभव था। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस बार अंशुमान पूरी तैयारी के साथ आया है। चंद्रप्रभा ने एक गहरी सांस ली और अंशुमान की तरफ एक क्रोध भरी दृष्टि डाली।
ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वह अंशुमान को जीवित ही निगल जाएगी। अचानक चंद्रप्रभा अपने आसन से खड़ी हुई और धीरे धीरे चलकर अंशुमान के सम्मुख आ खड़ी हुई। अंशुमान उसे देखकर मुस्कुरा दिया, परंतु चंद्रप्रभा का मुख भावहीन ही रहा। उसने अंशुमान को देखा और एक गंभीर स्वर में बोला, क्या तुम वास्तव में मुझसे विवाह करना चाहते हो? क्या तुम्हें इसमें कोई संदेह है? अंशुमान ने अपनी भवें उचकाते हुए पूछा। तो फिर तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा, चंद्रप्रभा ने कहा। वहीं चंद्रप्रभा की बात सुनकर अंशुमान स्तब्ध रह गया। उसने आश्चर्य के साथ चंद्रप्रभा को देखा और बोला, तुम्हारे नियम? परंतु कौन से नियम? जब मैंने युद्ध को विभाग में प्रवेश किया था तो मैंने एक शपथ ली थी। चंद्रप्रभा ने निसंकोच होकर अंशुमान की आंखों में देखा और कहा, जो भी पुरुष मुझसे विवाह करना चाहता उसे मेरी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। मैं उसे पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरी तीनों शर्तों को पूर्ण कर दे। और यदि कोई इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया तो क्या तुम किसी से भी विवाह नहीं करोगी? अंशुमान ने आश्चर्य के साथ पूछा। कदापि नहीं, चंद्रप्रभा ने तत्काल कहा। अनैच्छिक विवाह के बंधन में बंधने से अच्छा है कि मैं विवाह ही न करूं। तब तो मैं तुम्हें अविवाहित जीवन नहीं बिताने दे सकता। तुम मुझे अपनी शर्तें निसंकोच होकर बता सकती हो। मैं निश्चित रूप से ही उन तीनों शर्तों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। अंशुमान मुस्कुराया। अंशुमन जब पहली बार चंद्रप्रभा से मिला था तो उसे संशय था कि उसे चंद्रप्रभा को इस विवाह के लिए सहमत करने में काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अंततः वह आयु में चंद्रप्रभा से 3 वर्ष छोटा था, परंतु इन शर्तों ने उसके मार्ग की इस बाधा को स्वयंमेव ही हटा दिया था। तो तुम शर्त जानना चाहते हो? चंद्रप्रभा ने तनिक भी संकोच नहीं किया और अपनी एक उंगली उठाते हुए बोली, पहली शर्त तो यह है कि मेरी मूलाधार शक्ति 87.3% है। मैं इस समय 19 वर्ष की हूं और 5वें स्तर की एक महारथी योद्धा हूं। यदि कोई मुझसे विवाह करना चाहता है तो निश्चित ही उसे मुझसे अधिक उत्कृष्ट होना चाहिए। चंद्रप्रभा की पहली शर्त सुनते ही अंशुमान आश्चर्यचकित रह गया। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि चंद्रप्रभा को स्वर्ग से प्रतिभा वरदान में प्राप्त हुई है, परंतु उसकी यह प्रतिभा अंशुमान के लक्ष्य के अनुरूप ही थी। चंद्रप्रभा की पहली शर्त के अनुसार उसे 19 वर्ष की आयु तक एक 5वें स्तर का महारथी योद्धा बनना है, परंतु इस लक्ष्य की ओर तो अंशुमान पहले ही बढ़ रहा है। यदि वह एक महारथी योद्धा नहीं बनता तो दादाजी के प्राण बचाना असंभव हो जाता और उसके पास समय भी मात्र 3 वर्ष का ही है। अतः चंद्रप्रभा की पहली शर्त उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे ही अंशुमान ने इस विषय पर सोचा, उसकी मुस्कान अत्यंत तीव्र हो गई। दूसरी शर्त क्या है? अंशुमान ने पूछा। अंशुमान की बात सुनते ही चंद्रप्रभा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और आश्चर्य के साथ उसे देखा। क्या तुम्हारी मूलाधार शक्ति 87% से अधिक है? इस विषय में हम भविष्य में कभी चर्चा करेंगे। अभी मुझे यह बताओ कि तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? अंशुमान मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मूलाधार शक्ति 100% थी और यदि वह यह बात चंद्रप्रभा को बता देता तो वह निश्चित रूप से भयभीत हो जाती। चंद्रप्रभा ने एक चकित दृष्टि अंशुमान पर डाली, परंतु कुछ कहा नहीं और अपनी दूसरी शर्त के विषय में बताने लगी। मेरी दूसरी शर्त है कि उस व्यक्ति को एक 9वें चरण के दानव सम्राट अथवा किसी दानव प्रभु को मारना होगा। 9वें स्तर के दैत्य और दानव योद्धा का वध? अंशुमान ने आश्चर्य के साथ पूछा। हां, चंद्रप्रभा ने कहा। कोई कठिन कार्य नहीं है। अपनी तीसरी शर्त बताओ, अंशुमान ने दृढ़ स्वर में कहा। कठिन नहीं है। अंशुमान की बात सुनकर चंद्रप्रभा अवाक रह गई। दैत्य अथवा दानव सम्राट मानवों में एक अतिरथी योद्धा के समकक्ष होते हैं। यह पूरे यक्षाण में दूसरा सबसे शक्तिशाली स्तर है, जिनकी उपस्थिति ही अन्य योद्धाओं के मन में भय का संचार कर देती है। और अंशुमान वास्तव में कह रहा है कि उनका वध करना कोई कठिन कार्य नहीं है। चंद्रप्रभा ने एक हेय दृष्टि अंशुमान पर डाली। एक 16 वर्ष का बालक, जिसे कदाचित यह भी नहीं झांत है कि युद्ध भूमि अंततः है क्या, और फिर भी वह अत्यंत निर्लज्जता के साथ कह रहा था कि किसी दैत्य अथवा दानव सम्राट का वध करना अधिक कठिन कार्य नहीं है। इस बालक को क्या कहा जाए?
अभिमानी अथवा अज्ञानी। अंशुमान ने चंद्रप्रभा के भावों की उपेक्षा की। उसके दृष्टिकोण में मुझे भविष्य में कभी न कभी दैत्य अथवा दानव सम्राटों, यहां तक कि दैत्य तथा दानव प्रभुओं का भी वध करना पड़ सकता है। अंततः उसे शक्ति यंत्र के सभी चरणों को पार करने हैं तो बड़ी मात्रा में रक्त सारों की आवश्यकता होगी, और उसे नहीं लगता कि दैत्य अथवा दानव कबीलों में इतने निम्न स्तरीय योद्धा होंगे। इसके अतिरिक्त निम्न स्तरीय दैत्य अथवा दानव योद्धाओं की हत्या करने में अत्यधिक समय व्यय होगा, और समय बचाने के लिए उसे उच्च स्तरीय दैत्य और दानव योद्धाओं का सामना करना ही पड़ेगा। चंद्रप्रभा ने जब अंशुमान की शांत अभिव्यक्ति को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके मन में अंशुमान के रहस्यों को जानने की उत्सुकता और भी बलवती होने लगी। तुमने अपनी तीसरी शर्त नहीं बताई? अंशुमान ने एक बार पुनः पूछा। तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें एक युद्ध इकाई का सेनापति बनना होगा, वह भी 25 वर्ष की आयु में। अंशुमान को चंद्रप्रभा के स्वर में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है, परंतु इसका कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा। युद्धक विभाग में सैनिकों के योग्यता अंक उसके पद का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रप्रभा ने अंशुमान के आश्चर्य को देखते हुए कहा, सैनिक पद 9वें स्तर का सैनिक, 8वें स्तर का सैनिक, 7वें स्तर का सैनिक इस तरह प्रारंभ होते हैं, और प्रथम स्तर के सैनिक के ऊपर एक सितारा सेनापति होता है। उसके पश्चात 2, 3, 4, 5 सितारा सेनापति होते हैं। 5 सितारा सेनापति के ऊपर एक प्रमुख सेनापति होता है। एक युद्ध के इकाई में मात्र 3 ही प्रमुख सेनापति होते हैं, और उनके ऊपर एक महामहिम होता है जो पूरे सैन्य दल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक पद के लिए एक समान योग्यता की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति जितना बड़ा पद पाना चाहता है उसकी योग्यता उतनी ही अधिक होनी चाहिए। दैत्य तथा दानव योद्धाओं को मारकर योग्यता अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसे योग्यता अंक प्राप्त करने के अन्य भी कई मार्ग हैं, परंतु अपने लिए योग्यता अंक स्वयं ही प्राप्त करने पड़ते हैं, और इतिहास में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है जो 25 वर्ष की आयु में एक सेनापति बन चुका था। जैसे ही चंद्रप्रभा ने उस व्यक्ति का जिक्र किया, उसकी आंखों में प्रशंसा का एक चिन्ह चमक उठा। तो जैसा कि अब तुम जानते हो कि युद्धक विभाग के इतिहास में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है, तो क्या तुम अब भी निश्चित हो कि तुम मेरी शर्तों को पूरा करोगे? हां, मैं अब भी तुमसे विवाह करना चाहता हूं। जैसे ही अंशुमान ने कहा, चंद्रप्रभा के मुख पर गर्व का एक चिन्ह चमक उठा। तो उचित है, जब तुम इन तीनों शर्तों को पूरा कर लोगे तो मैं तत्काल ही तुमसे विवाह कर लूंगी, परंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो भविष्य में मेरे लिए कोई समस्या मत उत्पन्न करना। चंद्रप्रभा ने एक दृष्टि अंशुमान पर डालते हुए कहा। तुम तो अत्यधिक शीघ्र ही निष्कर्ष पर पहुंच गई। अंशुमान ने एक लज्जित मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अंशुमान की बात सुनकर चंद्रप्रभा हैरान रह गई और क्रोधपूर्वक बोली, मेरी 3 शर्तें। पहला, कि तुम्हें मुझसे श्रेष्ठ बनना होगा। दूसरा, कि तुम्हें किसी दैत्य अथवा दानव सम्राट को मारना होगा। और तीसरा, कि तुम्हें 25 वर्ष की आयु में एक सेनापति बनना होगा। मैं तुमसे मात्र तभी विवाह करूंगी जब तुम मेरी इन तीनों शर्तों को पूरा करके मुझे संतुष्ट कर दो। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। अंशुमान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। पहला, निश्चित रूप से मैं तुमसे अधिक उत्कृष्ट योद्धा बनूंगा। दूसरा, कि यह मात्र एक दैत्य अथवा दानव सम्राट के मृत्यु का कारण बनने से है। मेरे लिए उन दोनों का कोई महत्व नहीं है। और तीसरी बात कि तुम चाहो तो मैं सेनापति ही नहीं, महामहिम भी बन सकता हूं। तुम्हें यह सब 25 वर्ष की आयु से पूर्व करना है। चंद्रप्रभा ने अंशुमान को देखते हुए क्रोध से अपने दांत किटकिटाए और अपने गंभीर स्वर में उसे याद दिलाया। मैंने तुम्हारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी है। अभी मैं मात्र 16 वर्ष का हूं और मेरे पास 9 वर्षों का पर्याप्त समय है। कहते हुए अंशुमान ने चंद्रप्रभा की आंखों में देखा। परंतु 9 वर्ष का समय अत्यधिक लंबी अवधि है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी प्रतीक्षा किए बिना किसी अन्य से विवाह कर लो। यदि ऐसा होता है तो। कहते कहते अंशुमान की आंखों में क्रूरता स्पष्ट होने लगी। तो मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा और तुम्हारे उस होने वाले पति का वध करूंगा। अतः मुझसे विश्वासघात मत करना। अंशुमान की बात सुनकर चंद्रप्रभा के शरीर में एक ठंडी सिहरन सी दौड़ उठी।
अंशुमान वास्तव में उसे चेतावनी दे रहा है। परंतु अंशुमान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, परंतु मुझे एक बात बताओ, अभी जिस व्यक्ति के विषय में तुम बात कर रही थी कि इतिहास में ऐसा एक ही व्यक्ति हुआ है, कहीं वह मेरा प्रतिद्वंदी तो नहीं है ना? यह सुनकर चंद्रप्रभा के आंखों में निराशा की लकीरें चमक उठीं और उसने सहज रूप से उत्तर दिया, जब तक मैंने युद्ध विभाग में प्रवेश किया तब तक वह व्यक्ति बहुत दूर जा चुका था। अगले ही क्षण मानो चंद्रप्रभा अपनी चेतना में लौटी और उसकी अभिमानी अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर लौट आई। अंशुमान की ओर देखा और सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें यह प्रयास छोड़ देना चाहिए। जानती हो कि मेरे विषय में सबसे विशेष बात क्या है? मैं कभी भी हार नहीं मानता और प्रयास करना नहीं छोड़ता। अंशुमान मुस्कुराया, वह तुम्हारी समस्या है। मैं तो मात्र तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं। मैं तुम्हारी स्थिति को अच्छी तरह से जानती हूं। तुम अनिवार्य भर्ती में युद्धक विभाग में अवश्य जाओगे। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसा लो तो भले ही मेरे 3000 प्रतिद्वंदी क्यों न हो, मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। अंशुमान के शब्द चंद्रप्रभा के मस्तिष्क में गूंज रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंशुमान ने उसके हृदय के सबसे कोमल भाग को छू लिया हो। चंद्रप्रभा अपने स्थान पर ही जड़वत सी हो गई। उसी समय अंशुमान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ उठाकर चंद्रप्रभा के कंधों पर रख दिए, जिससे चंद्रप्रभा का कोमल शरीर कांपने लगा। तुम श्श। अंशुमान ने चंद्रप्रभा के होठों पर एक अंगुली रख दी और उसे शांत रहने का संकेत दिया, और इसके पश्चात पुनः अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए अपनी आंखें चंद्रप्रभा की आंखों में डाल दी। अंशुमान की आंखें जल की तरह स्वच्छ और निर्मल दिख रही हैं, जिससे चंद्रप्रभा स्तब्ध सी रह गई, परंतु उसने अंशुमान का प्रतिरोध नहीं किया। अंशुमान फुसफुसाते हुए बोला, चंद्रप्रभा, तुम्हें कदाचित ध्यात नहीं है, परंतु जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, उसी समय से मैं तुम्हारे इन सुंदर नेत्रों में डूब चुका हूं। तुम सहज ही मेरे हृदय की स्वामिनी बन चुकी हो, और इस जीवन में तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी इन तीनों शर्तों को पूरा करूंगा। यदि यह 3 शर्तें तुम्हारी शपथ है, तो यह मेरी भी शपथ है, और मैं किसी भी मूल्य पर इन शर्तों को पूरा करूंगा। फिर तुम सदा सदा के लिए मेरी हो जाओगी। अंशुमान की बात सुनकर चंद्रप्रभा का हृदय जोरों से धड़कने लगा। एक 19 वर्षीय युद्धक विभाग की सेनापति के रूप में उसने अनेकों रक्त रंजित दृश्य देखे थे, परंतु यह स्थिति प्रथम बार उसके सम्मुख खड़ी है। उसने इससे पूर्व भी अनेकों पुरुषों को प्रेम का दंभ भरते हुए देखा था, परंतु अंशुमान उन सब से बहुत अधिक भिन्न था, और उसे स्वयं भी समझ में नहीं आ रहा कि वह अंशुमान का प्रतिरोध क्यों नहीं कर पा रही है। जीवन में प्रथम बार वह किसी पुरुष के इतना निकट है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। अचानक अंशुमान ने अपना दाहिना हाथ चंद्रप्रभा के कंधे से हटा लिया और उसके मुख के आगे ऐसे उंगलियां नचाने लगा कि मानो कोई माया रच रहा हो। अगले ही क्षण एक हिम से निर्मित श्वेत कमल का पुष्प उसके हाथों में दिखाई दिया। यह तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का एक छोटा सा उपहार है। आशा है कि यह तुम्हें पसंद आएगा। मैंने अत्यंत परिश्रम कर इसे प्राप्त किया है। अंशुमान ने वह हिमकमल पुष्प चंद्रप्रभा की ओर बढ़ा दिया। उस पुष्प को देखकर चंद्रप्रभा के नेत्र आश्चर्य से फटे रह गए और उसका शरीर कांपने लगा। श्वेत हिमकमल पुष्प, यह तो 8वें स्तर की एक लौकिक निधि है। वह आश्चर्य के साथ चीख पड़ी और आश्चर्य तथा अविश्वास भरी दृष्टि से अंशुमान को देखने लगी। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए श्वेत हिम कमल पुष्प चंद्रप्रभा को सौंप दिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। इसके पश्चात वह धीरे से फुसफुसाया, मैंने कल रात किसी को दानवों के अनादि वन से इसे ढूंढकर लाने के लिए कहा था। यद्यपि यह अन्य सामान्य पुष्पों से भिन्न है, परंतु तुम भी तो अन्य युवतियों से भिन्न हो ना। फिर एक असाधारण युवती के लिए एक असाधारण उपहार तो बनता है। मुझे लगता है कि यह श्वेत हिमकमल पुष्प तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त होगा। क्या तुम्हें यह पसंद आया? आकस्मिक सूचना। अचानक सभागार के बाहर से आवाज आई और चंद्रप्रभा का कोमल शरीर कांपने लगा। अंशुमान ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं, जिन्हें उसने अचानक से वापस खींच लिया, और उसके हाथों में जो श्वेत हिम पुष्प कमल था
वह भी भूमि पर गिर पड़ा। परंतु चंद्रप्रभा ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस समय उसके चेहरे पर मात्र घबराहट के भाव हैं और उसका हृदय अत्यंत तीव्रता के साथ धड़कता जा रहा है। धिक्कार है, यह दुष्ट कुछ क्षण पश्चात नहीं मर सकता था। मेरे इतने अच्छे कार्य को व्यर्थ कर दिया। अंशुमान का मुख क्रोध से तमतमा उठा और वह मन ही मन उस सैनिक को गालियां देने लगा। उस सैनिक ने उसके इतने अमूल्य क्षण को व्यर्थ कर दिया था। वो मैं सभागार के प्रवेश द्वार पर खड़ा रामावतार अंशुमान और चंद्रप्रभा को ही घूर रहा है। उसके मस्तिष्क में अब भी वही दृश्य घूम रहा है जो उसने सभागार में प्रवेश करते हुए देखा था। उसका मस्तिष्क विचार शून्य हो चुका है और उसे प्रतीत हो रहा है कि उसने अवश्य ही कुछ गलत अनुमान लगा लिया है। भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? उसके सेनापति को इस बच्चे ने पकड़ रखा था, परंतु सेनापति ने कोई भी संघर्ष अथवा विरोध नहीं किया और न ही मुक्त होने की ही कोई चेष्टा की। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चंद्रप्रभा की प्रतिक्रिया थी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रप्रभा ने स्वयं ही मुक्त होने की कोई चेष्टा नहीं की थी। अन्यथा अंशुमान भला चंद्रप्रभा को कैसे नियंत्रित कर सकता था? रामावतार के मन में जो प्रथम विचार आया वह यही था कि ऐसा कैसे संभव है, परंतु फिर उसके मस्तिष्क में वही दृश्य घूमने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अंदर जाना चाहिए अथवा उसे बाहर चले जाना चाहिए? सभागार के प्रवेश द्वार पर खड़े रामावतार को देखकर अंशुमान का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसका मन कर रहा था कि इसी समय जाकर उस व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दें। इसके पश्चात उसने चंद्रप्रभा को देखा और पुनः अपनी दृष्टि रामावतार पर केंद्रित कर दी। अपने रोष को अपने हृदय में ही दबाते हुए उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या सूचना है? आह! रामावतार जैसे अचानक अपनी चेतना में लौटा। चंद्रप्रभा ने भी रामावतार को देखा और इसी बीच चुपके से एक दृष्टि अंशुमान के चेहरे पर भी डाली। उसने अभी कुछ समय पूर्व के दृश्य के बारे में सोचा और उसका हृदय किसी भयभीत हिरणी की भांति कांपने लगा। मुझे सेनापति को यह सूचना देनी थी कि बाहर कोई व्यक्ति भर्ती कार्यालय में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। रामावतार ने एक दृष्टि अंशुमान पर डालते हुए चंद्रप्रभा को संबोधित करते हुए कहा, समस्या उत्पन्न कर रहा है। रामावतार की बात सुनकर अंशुमान चौंक उठा और चंद्रप्रभा के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किया। बिना क्रोधित होकर गरजा, कौन है वह दुष्ट जो वज्रगिरी नगर में उत्पात मचाने का साहस कर रहा है? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के पश्चात अंशुमान ने अपनी भौहें चढ़ा ली और वहां से चला गया। अंशुमान के इस व्यवहार को देखकर रामावतार पुनः एक बार स्तब्ध रह गया। उसे इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। वह यहां अपने सेनापति को उस उपद्रवी व्यक्ति की सूचना देने हेतु आया था, परंतु इससे पहले कि उसके सेनापति कोई आदेश दे पाते, अंशुमान पहले ही क्रोध से विक्षिप्त हो चुका था। भला वह अंशुमान के हृदय के क्रोध और घृणा को कैसे जान सकता था? भला अंशुमान क्रोधित क्यों नहीं होता? वह अपने प्रेयसी की सुंदरता का आस्वादन कर ही रहा था कि उसके इस आनंद में किसी ने बाधा उत्पन्न कर दी थी। सेनापति! अपने आश्चर्य से उभरते हुए रामावतार ने चंद्रप्रभा की ओर देखते हुए कहा। वह अभी भी चंद्रप्रभा के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। चलो, बाहर चलकर इस प्रसंग को देखते हैं। चंद्रप्रभा ने शांत स्वर में उत्तर दिया और सभागार से बाहर जाने लगी। यद्यपि उसका व्यवहार अत्यंत शांत है, परंतु उसके हृदय में एक हलचल सी मच हुई है और रामावतार द्वारा उसको अंशुमान के साथ उस स्थिति में देखने पर वह कहीं न कहीं लज्जा का अनुभव भी कर रही है। अचानक उसके बढ़ते कदम रुक गए और उसकी भौहें चढ़ गई। कुछ सोचते हुए उसने भूमि पर दृष्टिपात किया। वह उस श्वेत हिमकमल पुष्प को ढूंढ रही है जो अंशुमान ने उसे दिया था, परंतु वहां पर उसका कोई चिन्ह नहीं है। न केवल वह 8वें स्तर की लौकिक निधि अदृश्य हो चुकी है, अपितु रक्तमंगल सिंह भी वहां से जा चुका है। निसंदेह रक्तमंगल सिंह ने ही उस श्वेत हिमकमल पुष्प को ले लिया था। दैत्य और दानव कबीले के योद्धाओं में मानव योद्धाओं की तुलना में लौकिक अथवा अलौकिक निधियों की चाह अधिक प्रबल होती है। अधिकांश दैत्य और दानव योद्धा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इन लौकिक अथवा अलौकिक निधियों पर निर्भर रहते हैं। स्वाभाविक रूप से रक्तमंगल सिंह भी
इसका कोई अपवाद नहीं था। परंतु चंद्रप्रभा जानती है कि रक्तमंगल सिंह एक छठें चरण का रथी योद्धा है, और यदि वह 8वें स्तर की उस लौकिक निधि का उपभोग कर लेता है तो निश्चित रूप से उसके शरीर में विस्फोट होगा और वह मर जाएगा। परंतु वह जानती है कि रक्तमंगल सिंह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अधिक से अधिक वह उस लौकिक निधि को अपने मुंह में दबाए उसकी सुगंध का आनंद ले रहा होगा। चंद्रप्रभा ने असहाय होकर अपना सिर निराशा में हिलाया। कदाचित रक्तमंगल सिंह ने उस श्वेत हिम कमल पुष्प को अपने मुंह में बंद कर लिया होगा, और यदि वह इसे अंशुमान को लौटाना भी चाहती तो वह उसे लौटा नहीं सकती थी। उसके छोटे से हृदय में इस समय अत्यंत हलचल मची हुई है, परंतु उसने इस विषय में अधिक नहीं सोचा और सभागार से निकलकर नगर प्रमुख के महल के निकास द्वार की ओर बढ़ने लगी। नगर प्रमुख के महल के बाहर बने पंजीकरण कार्यालय के बाहर इस समय सभी नए प्रवेशार्थियों की भीड़ जमा है। इस भीड़ के मध्य में युद्धक विभाग के सैनिकों का एक समूह अंशुमान के परिवार के सम्मुख है। अंशुमान के परिवार के लोगों पर क्रोध के भाव हैं, तो वहीं युद्धक विभाग के सैनिकों के चेहरे पर भी असहायता के भाव मंडरा रहे हैं। उन सैनिकों के सम्मुख ही अत्यंत क्रोधित मुद्रा में भीम, देवेंद्र तथा खजांची काका विक्रम खड़े हैं। आप मुझे युद्धक विभाग में प्रवेश क्यों नहीं करने देना चाहते? आपको मुझे प्रवेश से रोकने का क्या अधिकार? मैं युद्धक विभाग में पंजीकरण करवाना चाहता हूं, अतः इसी क्षण मुझे पंजीकृत करो। भीम ने अपने सम्मुख खड़े युद्धक विभाग के एक सैनिक को देखते हुए अत्यंत क्रोध के साथ कहा। युद्धक विभाग का वह सैनिक रोना चाहता है, परंतु उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। वह बहुत पहले ही 100 से भी अधिक बार भीम को समझा चुका था, परंतु उसके सम्मुख खड़े इन लोगों ने उसकी बातों की उपेक्षा करना आरंभ कर दिया और वह उन्हें पुनः एक बार समझाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता था। छोटे भाई, मैं पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि युद्धक विभाग में प्रवेश करने के लिए तुम आयु के पैमाने पर सही प्रवेशार्थी नहीं हो। यदि तुम जाने का हठ कर ही रहे हो और तुम्हारा परिवार भी सहमत है तो मैं तुम्हें युद्ध विभाग के लिए पंजीकृत कर सकता हूं। परंतु कहते हुए उस सैनिक ने व्यथित भाव से देवेंद्र की ओर देखा और कहा, परंतु यह बालक तो वास्तव में बहुत छोटा है। इसकी आयु अभी मात्र 11 वर्ष की है और युद्ध विभाग के नियमों के अनुसार इतनी कम आयु के बालक को युद्ध विभाग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जैसे ही उस सैनिक ने अपनी बात समाप्त की, देवेंद्र ने अपने दोनों हाथ उसके सम्मुख रखे मेज पर पटक दिए और क्रोधपूर्वक बोला, क्या तुम मेरी शक्ति को कम समझने की भूल कर रहे हो? वह सैनिक कुछ कहने ही वाला था कि उसकी बात काटते हुए भीम ने क्रुद्ध स्वर में कहा, बच्चे को पंजीकृत नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बता दूं कि सेनापति जी की आयु को मत देखो। सेनापति जी तुम्हारे जैसे लोगों के एक पूरे समूह को हराने में सक्षम है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम सेनापति जी के साथ द्वंद्व युद्ध कर सकते हो। भीम की बात सुनकर वह सैनिक अवाक रह गया। वास्तव में यह शक्ति का प्रश्न तो कभी था ही नहीं, यह मात्र आयु का प्रश्न है। युद्ध विभाग के नियमों के अनुसार 11 वर्ष के बालक को युद्ध भूमि के लिए पंजीकृत नहीं किया जा सकता। और मैं भी युद्धक विभाग में अपना पंजीकरण करवाना चाहता हूं। तुम्हें मेरा पंजीकरण रद्द करने का क्या अधिकार है? खजांची काका विक्रम देवेंद्र के बगल में आकर खड़े हो गए और उस सैनिक से प्रश्न करने लगे। विक्रम काका को देखते हुए उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, देखिए महोदय। अचानक विक्रम काका ने भी देवेंद्र की भांति व्यवहार करते हुए अपने हथेलियों को मेज पर पटक दिया और क्रोधित स्वर में उस सैनिक से बोले, कौन महोदय? मुझे काका कहकर संबोधित करो। हां काका। देखिए काका, उस सैनिक की स्थिति देखकर लगता है कि वह किसी भी क्षण रो देगा। युद्धक विभाग के नियमों के अनुसार हम मात्र 16 से 30 वर्ष की आयु के प्रवेशार्थियों को ही पंजीकृत कर सकते हैं, परंतु आपकी आयु इस आयु सीमा को पार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त आपकी आध्यात्मिक शक्ति का इस पर भी। अपने हाथों में नगर प्रमुख के नागरिकों के दस्तावेज को देखते हुए सैनिक का मस्तिष्क घूमने लगा। उसमें विक्रम काका की आध्यात्मिक शक्ति का स्तर 5वां चरण और प्रथम स्तर दिखाया गया है। तो क्या हुआ कि यदि मेरी आयु अधिक हो चुकी है
और इस बात से भी क्या अंतर पड़ता है कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति उतनी उच्च नहीं है। मेरा हृदय अत्यंत साहस से भरा हुआ है और मैं अपनी अंतिम सांस तक उन दैत्यों तथा दानव योद्धाओं से लड़ने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरी इस इच्छा में हस्तक्षेप करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया है? इतना कहते हुए विक्रम काका ने अपने शरीर को सीधा किया और पुनः अपनी हथेली एक बार मेज पर पटक दी। अब शीघ्रता करो और तुरंत तुरंत मुझे युद्धक विभाग के लिए पंजीकृत करो। मैं युद्धक विभाग में प्रवेश करना चाहता हूं। हां, मुझे भी पंजीकृत करो। मैं भी युद्धक विभाग में जाना चाहता हूं, देवेंद्र ने भी उग्र स्वर में कहा। सुन लिया ना तुमने? अब शीघ्र ही हम तीनों को युद्धक विभाग के लिए पंजीकृत करो। भीम ने भी एक क्रुद्ध दृष्टि सैनिक पर डालते हुए उग्र स्वर में कहा। पंजीकरण करो, पंजीकरण करो। देवेंद्र, भीम और खजांची काका विक्रम तीनों अपनी हठ पर अड़ गए। उन तीनों का हठ देखते हुए वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए। युद्धक विभाग के सैनिकों को आशा भी नहीं थी कि साधारण नगरवासी उनसे इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। यद्यपि वह सैनिक अत्यंत विनम्र थे, परंतु इन तीनों की अवैधानिक मांग को सुनकर वह परेशान भी हैं और असहाय भी। वहीं परिवार के अन्य सदस्य भी उन तीनों को शांत करना चाहते हैं, परंतु उन्हें भी कोई मार्ग सूझ नहीं रहा। इस समय युद्धक विभाग के सैनिकों और परिवार के सदस्यों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। सभागार से बाहर निकलते ही अंशुमान ने जब इन परिचित ध्वनियों को सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया। भीम, देवेंद्र, विक्रम। उसने सोचा भी नहीं था कि जिन उत्पातियों की सूचना उसे मिली थी वह यह तीनों होंगे। अंशुमान को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ दे मारा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि यदि चंद्रप्रभा को यह सूचना मिली कि उत्पात मचाने वाले और कोई नहीं अपितु उसी के परिवार के सदस्य थे तो क्या होगा। भीम, विक्रम और देवेंद्र ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या अंशुमान उन्हें रोकने में सफल हो पाएगा? उसने सोचा भी नहीं था कि जिन उपद्रवियों की सूचना उसे मिली थी वह यह तीनों होंगे। अंशुमान को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ दे मारा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि यदि चंद्रप्रभा को यह सूचना मिली कि उपद्रव मचाने वाले और कोई नहीं अपितु उसी के परिवार के सदस्य थे तो क्या होगा। शांत हो जाओ तुम सब। अचानक अंशुमान की क्रोधित आवाज ने वहां उपस्थित सभी लोगों को सतर्क कर दिया और हर किसी की स्तब्ध दृष्टि उसकी ओर ही मुड़ गई। अंशुमान निसंकोच होकर भीड़ की ओर चल दिया। उसको आता देखकर नगरवासियों ने उसके लिए मार्ग छोड़ दिया और कुछ ही क्षणों में अंशुमान अपने परिवार के सदस्यों तथा युद्धक विभाग के सैनिकों के सम्मुख जा खड़ा हुआ। उसने युद्धक विभाग के सैनिकों पर एक दृष्टि डाली और उसके पश्चात अपने परिवार के सदस्यों को देखने लगा। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा रहा है और वह उन्हें डांटते हुए बोला, तुम सब लोग यहां क्या कर रहे हो? अंशुमान की बात सुनकर सभी लोगों ने अपना सिर झुका दिया। विशेषकर देवेंद्र, भीम और विक्रम काका अपने व्यवहार से लज्जित हो गए। आप सबसे तो मैं घर जाकर निपट लूंगा। अंशुमान ने एक क्रुद्ध दृष्टि उन सब पर डाली और युद्धक विभाग के सैनिकों की ओर मुड़ गया। उनका पंजीकरण करो। अंशुमान के शब्द शांत हैं, परंतु यह किसी आदेश की भांति थे। अंशुमान की बात सुनकर युद्धक विभाग के सभी सैनिक दंग रह गए। यद्यपि वे अभी अभी वज्रगिरी नगर पहुंचे हैं, परंतु वह अंशुमान के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अंशुमान इस नगर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, या कहें कि इस स्थान का क्षेत्रीय शासक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अंशुमान उनकी सेनापति के पीछे पड़ा हुआ है। परंतु यह सब बातें उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो यह कि अंशुमान उन्हें आदेश दे रहा है। यद्यपि युद्धक विभाग के सैनिक इससे असंतुष्ट है, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। पहले वाले सैनिक ने अंशुमान को देखा और समझाते हुए बोला, श्रीमान, ऐसा नहीं है कि हम आपके परिवार के सदस्यों का पंजीकरण नहीं करना चाहते हैं, परंतु यह नियमों के विरुद्ध है। यह सुनकर अंशुमान की भौहें उचक गईं। क्या नियमों के विरुद्ध है? सैनिक एक क्षण के लिए झिझका और फिर बोला, श्रीमान, युद्धक विभाग में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इतना कहते हुए उस सैनिक ने देवेंद्र की ओर संकेत करते हुए कहा,
परंतु यह बालक मात्र 11 वर्ष का है। युद्धक विभाग के नियम हमें इतनी कम आयु के बालक को युद्ध भूमि के लिए पंजीकृत करने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि यहां सेनापति जी के आदेश पर उसे पंजीकृत कर भी लिया गया तो युद्ध विभाग में पहुंचने पर अंत में उसे पुनः वापस भेज दिया जाएगा। अतः परंतु तुम्हें किसने कहा कि वह 11 वर्ष का है? अंशुमान ने सैनिकों की बात काटते हुए उसकी तरफ देखा। क्या? वह सैनिक स्तब्ध रह गया। न केवल वह सैनिक, अभी तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि स्वयं देवेंद्र भी आश्चर्यचकित नजर आने लगा। वह 11 वर्ष का नहीं है। भला उसे अपनी आयु की गणना में भूल कैसे हो सकती है? श्रीमान, आप मेरे साथ परिहास मत कीजिए। नगर प्रमुख के महल के दस्तावेजों के अनुसार इस बालक की आयु मात्र 11 वर्ष ही है। अपने अचंभे से उभरकर और सैनिक ने मेज पर रखे हुए दस्तावेजों की ओर संकेत करते हुए कहा, मुझे देखने दो। अंशुमान ने सैनिक के हाथों से दस्तावेजों का पुलिंदा लेते हुए कहा। उन दस्तावेजों में देवेंद्र की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। गंधर्व लोक के निवासी देवेंद्र को यक्ष लोक में शरण दी गई है। आयु 11 वर्ष। दस्तावेजों में देवेंद्र की जानकारी को देखकर अंशुमान सोच में पड़ गया। देवेंद्र यक्षलोक का निवासी नहीं, अपितु गंधर्व लोक का एक शरणार्थी है। उसे वास्तव में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, परंतु अब उसे सूचना से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। उसने सैनिक की ओर देखा और बोला, इस सूचना में त्रुटि है। क्या? सूचना में त्रुटि है? वह सैनिक आश्चर्य के साथ बोलो। हां, तुम्हारी सूचना में त्रुटि है, और यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम इन दस्तावेजों को देख सकते हो। तुम्हारा उत्तर स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाएगा। अंशुमान ने निसंकोच होकर कहा। वह सैनिक हिचकिचाया और बोला, श्रीमान, नगर प्रमुख के महल में रखे गए नागरिकों के दस्तावेजों में त्रुटि कैसे हो सकती है? इसके अतिरिक्त इन दस्तावेजों की मात्र एक ही प्रति उपलब्ध है, अतः इसे कैसे सत्यापित करेंगे? छोटे मालिक, आप यह उचित नहीं कर रहे हैं। आप सब ने युद्धक विभाग में अपना पंजीकरण करवा लिया है, परंतु यह बूढ़ा सेवक पीछे छूट गया है। क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? छोटे मालिक, मुझे इस परिवार से केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है। आप मुझे इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ सकते। विक्रम काका ने अंशुमान को कसकर पकड़ लिया। अंशुमान के इस निर्णय पर परिवार के अन्य सभी सदस्य दंग रह गए। इस बार परिवार के सभी सदस्य युद्धक विभाग में सम्मिलित होने जा रहे हैं, परंतु अंशुमान ने मात्र विक्रम काका का पंजीकरण अस्वीकार कर दिया। इस बात ने उन सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, परंतु उन्होंने कोई भी प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। इस समय वह सभी अंशुमान को उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए विक्रम काका की ओर देखा और गंभीरता से बोला, विक्रम, मैंने तुमसे कई बार पहले भी कहा है कि तुम वृद्ध हो चुके हो। युद्धक विभाग में जाना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो तुम यहां रह सकते हो। तुम यहां इस नगर में हमारे निवास के प्रभारी रहोगे, और जाने से पहले मैं तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदर महिला से करवा दूंगा। इतना कहने के पश्चात अंशुमान अपने मन ही मन में हंसने लगा। बूढ़े नीच, मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस स्वांग को जारी रखो। मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। अंशुमान की बात सुनकर विक्रम काका अवाक रह गए, परंतु अंशुमान ने उन्हें अनदेखा कर दिया और रक्षक प्रमुख दिनेश की ओर देखते हुए बोला, दिनेश काका, क्या आप जानते हैं कि वज्रगिरी नगर में अस्त्र शस्त्र कहां से खरीद सकते हैं? अंशुमान की बात सुनकर रक्षक प्रमुख दिनेश हतप्रभ रह गया और उसने आश्चर्य के साथ पूछा, छोटे मालिक, क्या आप अस्त्र खरीदना चाहते हैं? जाहिर है, इसीलिए मैं आपसे दुकान का पता पूछ रहा हूं। मुझे बहुत सारी सामग्री खरीदनी है। अंशुमान मुस्कुराया। वह युद्धक विभाग में जाने वाला है। यद्यपि वह नहीं जानता कि वहां किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, परंतु फिर भी वह जाने से पूर्व अपने स्तर की तैयारियां करना चाहता है। उत्तर देने में रक्षक प्रमुख दिनेश झिंझका, परंतु उन्हीं की बगल में खड़े देवेंद्र ने तुरंत कहा, अंशुमान, यदि तुम वास्तव में अस्त्र खरीदना चाहते हो तो मैं एक उपयुक्त स्थान को जानता हूं। कौन सा स्थान? अंशुमान ने सहज भाव से पूछा। विश्वकर्मा मंडप। क्या? देवेंद्र की बात सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। विश्वकर्मा मंडप?
अंशुमान ने संदेह की दृष्टि से देवेंद्र की ओर देखा और संशय भरे स्वर में बोला, मुझे तो लगा था कि वह कोई साधारण खाद्य सामग्रियों की दुकान है। अपनी पूर्व स्मृतियों के आधार पर अंशुमान जानता था कि विश्वकर्मा मंडप वज्रगिरि के दक्षिणी खंड में स्थित एक खाद्य सामग्रियों की दुकान है। यद्यपि यह नाम साधारण नहीं था, परंतु फिर भी उसकी पूर्व स्मृतियां उसे यही बताती हैं। अंशुमान, वज्रगिरि नगर में विश्वकर्मा मंडप वास्तव में एक खाद्य सामग्रियों के दुकान की तरह ही दिखाई देता है, परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नगर साम्राज्य की सीमा पर एक बंजर भूमि पर बसा है और यहां व्यवसाय उतना अधिक नहीं है। देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में विश्वकर्मा मंडप यक्षाण के 3 प्रमुख व्यापारी संगठनों में से एक है। विश्वकर्मा मंडप की शाखाएं यक्षाण के प्रत्येक साम्राज्य और हर एक मुख्य नगर में फैली हुई हैं। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है तो सामान्य अस्त्र शस्त्रों का तो कहीं उल्लेख ही नहीं, आप अलौकिक और दिव्य अस्त्र तक खरीद सकते हैं। अलौकिक और दिव्य अस्त्र, यह क्या होते हैं? देवेंद्र के शब्दों में सभी को स्तब्ध कर दिया। वज्रगिरि नगर में उन सभी ने मात्र अस्त्र और शस्त्रों के विषय में सुना था, परंतु उन्हें यह झांत भी नहीं था कि अस्त्रों और शस्त्रों के भी अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। उन सभी की आंखों में दिख रहे प्रश्न को समझते हुए देवेंद्र उन सब को समझाते हुए बोला, प्रत्येक अस्त्र शस्त्र और कवच को 5 भागों में बांटा गया है। नश्वर, गुप्त गहन अथवा रहस्यवादी, लौकिक और अलौकिक अथवा स्वर्गीय सैनिक, तथा अंत में दिव्य अस्त्र। नश्वर अस्त्र सबसे निर्बल होते हैं और दिव्य अस्त्र सर्वाधिक मजबूत। इस समय हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह सभी साधारण अस्त्र हैं। युद्धक विभाग के अधिकांश सैनिक गुप्त अथवा गहन अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। सेनापति चंद्रप्रभा का रजत धातु का बना भाला भी इसी दूसरे स्तर का अस्त्र है। नश्वर और गहन अस्त्रों में मात्र एक श्रेणी का ही अंतर है, परंतु इनके प्रभाव में आकाश पाताल का अंतर है। उदाहरण के लिए, यदि विजय किसी साधारण अस्त्र द्वारा अपने विशिष्ट युद्ध कौशल का प्रयोग करता है तो एक बार प्रयोग के पश्चात वह तलवार टूट जाती है। यदि यह गहन अस्त्रों का प्रयोग करें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा और उसकी तलवार सदैव उसके हाथों में रहेगी। देवेंद्र की बात सुनकर विजय का हृदय जोरों से धड़कने लगा। वहीं अन्य लोगों ने भी देवेंद्र को विचित्र भाव से देखा। भीम ने तो आश्चर्य से उसे पूछ भी लिया, सेनापति, आप कौन हैं? अंशुमान ने उनके मुख भावों की उपेक्षा की ओर पलटते हुए अपने सम्मुख खड़े सैनिक को देखते हुए मुस्कुराया। देखा मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी सूचना में त्रुटि है। वास्तव में यह तुम्हारी भी भूल नहीं है, बल्कि यदि किसी को दोष देना है तो वह स्वयं देवेंद्र ही है। उसकी वर्तमान आयु 17 वर्ष की है, परंतु उसका कद किसी 11 या 12 वर्ष के बालक के समान है। अब इस बात को लेकर किसे दोष दिया जा सकता है? अंशुमान की बात सुनते ही वहां उपस्थित समस्त लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। देवेंद्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे पर भी मुस्कान खिल आई। वहीं दूसरी ओर युद्धक विभाग के सैनिक उग्र हो गए। कुछ ही दूरी पर खड़े रामावतार और चंद्रप्रभा चुपचाप इस दृश्य को देख रहे हैं। सामने जो कुछ भी हो रहा है उसे वह स्पष्ट देख और सुन सकते हैं। अंशुमान की यह कुचेष्टा देखकर रामावतार भी क्रोधित हो उठा और चंद्रप्रभा को देखते हुए बोला, सेनापति, इस बालक ने अपनी सीमा पार कर दी है। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इसे अनुशासन का पाठ पढ़ा सकूं। चंद्रप्रभा ने एक दृष्टि रामावतार पर डाली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम उसे दंड देना चाहते हो और वह तुम्हें दंड देना चाहता है क्या? चंद्रप्रभा की बात सुनकर रामावतार स्तब्ध रह गया, परंतु उसके आश्चर्य की प्रतीक्षा किए बिना चंद्रप्रभा ने गंभीर स्वर में आगे कहा, क्या उसके विषय में इतनी जांच करने के पश्चात भी अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया? इस स्थान पर उसका शासन चलता है। यदि उसने कहा कि यह काला है तो वह काला है, और यदि उसने कहा कि यह श्वेत है तो श्वेत है। मुझे भय है कि तुम उसे दंडित नहीं कर पाओगे, अपितु उसके एक स्वर पर सहस्त्रों नागरिकों की तलवारें तुम्हारे ऊपर होंगी। क्या तुम पूरे नगर के साथ रक्त रंजित संघर्ष करना चाहते हो? चंद्रप्रभा की बात सुनकर रामावतार का शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठा और वह आश्चर्य, क्रोध और हताशा के साथ बोला,
सेनापति, तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने दे सकते हैं? कोई बात नहीं। क्या हुआ यदि दस्तावेजों को बदल दिया गया है? यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यह जोर देकर कहता है कि देवेंद्र की आयु 17 वर्ष है। अब सब कुछ निर्धारित हो चुका है और इसे परिवर्तित करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह कहते हुए चंद्रप्रभा ने अंशुमान और दूर खड़े लोगों पर एक दृष्टि डाली। युद्धक विभाग के प्रवेश में इतने सारे प्रतिबंधों का मात्र एक ही कारण है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मानवों के योद्धा अकारण युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो। परंतु यदि वह जाने पर जोर देते हैं तो हमें उन्हें रोकने का क्या अधिकार है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यक्ष गुरुकुल में प्रवेश बंद हो चुके हैं, और यदि यह लोग यक्ष गुरुकुल नहीं जाते हैं और युद्धक विभाग की ओर से भी उन्हें युद्ध भूमि में जाने की अनुमति नहीं दी जाती, तो क्या यह उनके प्रतिभाओं का हनन करना नहीं होगा? चंद्रप्रभा की बात सुनकर रामावतार का शरीर कांप उठा। चंद्रप्रभा के शब्दों ने उसे अंशुमान तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों की प्रतिभा के विषय में याद दिला दिया था। स्पष्ट रूप से वह सभी राक्षसी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। उचित है, अब यह प्रसंग यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए। यदि उनका पूरा परिवार भी युद्धक विभाग में आना चाहता है तो उन्हें आने दो। कहते हुए चंद्रप्रभा मुड़ी और भीतर जाने लगी। अभी उसने केवल 3 ही पग बढ़ाए थे कि अचानक वह रुकी और गंभीर स्वर में बोली, इसके अतिरिक्त मेरा एक आदेश प्रसारित करवाओ। किसी को भी नगर प्रमुख के महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। चंद्रप्रभा के मस्तिष्क में अभी भी कुछ समय पूर्व शहर का दृश्य घूम रहा था। अंशुमान के प्रति उसके हृदय में एक भय उत्पन्न हो चुका था और उसने अंशुमान को भयावह और संकटपूर्ण व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित कर दिया था। इतना कहने के पश्चात चंद्रप्रभा वहां और अधिक नहीं ठहरी और नगर प्रमुख के महल में चली गई। उसकी आज्ञा को सुनकर रामावतार भी स्तब्ध रह गया। उसने दूर से ही पंजीकरण कार्यालय की ओर देखा और धीरे से आगे बढ़ने लगा। वही पंजीकरण कार्यालय में अंशुमान अब तक उन सैनिकों से उलझा हुआ है। शीघ्रता करो मित्र, तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? हमारे पीछे कई अन्य लोग भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंशुमान ने अपने सम्मुख खड़े सैनिक की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम? वह सैनिक अत्यधिक क्रोध में है परंतु असहाय भी है, अतः मात्र अपने दांत पीसने और मुट्ठियां भींचने के अतिरिक्त और कुछ कर भी नहीं सकता था। उन्हें पंजीकृत कर लो। अचानक भीड़ के मध्य से रामावतार का स्वर आया और अगले ही क्षण वह युद्धक विभाग के सैनिकों के सम्मुख जा पहुंचे। सेनापति ने कहा है कि इस परिवार से जो कोई भी युद्धक विभाग में सम्मिलित होना चाहता है उसे स्वीकृत कर लिया जाएगा। रामावतार की बात सुनकर अंशुमान मंद मंद मुस्कुराया। कहो मित्र, अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? अब तो मेरी पत्नी और तुम्हारे सेनापति ने भी आदेश दे दिया है। शीघ्रता करो और इन्हें पंजीकृत करो। अंशुमान की बात सुनकर रामावतार का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने अंशुमान को एक उपहासपूर्ण मुस्कान दी और अपने सम्मुख खड़े युद्धक विभाग के सैनिकों को तीव्र स्वर में आदेश दिया, इसके अतिरिक्त सेनापति का एक और आदेश है। अब से श्रीमान अंशुमान को नगर प्रमुख के महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। क्या? यह सुनकर सभी दंग रह गए। अगले ही क्षण जैसे युद्धक विभाग के सैनिकों की चेतना लौटी और उन्होंने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ अंशुमान को देखते हुए कहा, जो आज्ञा। वहीं अंशुमान के चेहरे की मुस्कान लुप्त हो गई और क्रोध उसके मुख पर दिखने लगा। अब यह क्या नई समस्या है? क्या अंशुमान का प्रयास सफल होगा? क्या होगा यदि नागरिक नगर प्रमुख के महल में घुसने की चेष्टा करेंगे? नगर प्रमुख के महल के भीतर इस समय चंद्रप्रभा सभागार के प्रवेश द्वार पर खड़ी है। उसकी भौहें कसी हुई हैं और वह किसी सोच में गुम है। समय समय पर उसके मुंह के कोने क्रोध से फड़फड़ाते जा रहे हैं। रक्त मंगल सिंह भी वापस लौट चुका है और इस समय सभागार के बीचों बीच लेटा हुआ है। उस सिंह का मुंह 8वें स्तर की लौकिक निधि श्वेत हिम कमल पुष्प की ओर है, जो अंशुमान ने चंद्रप्रभा को दिया था। वह बार बार अपना मुंह खोल रहा है और बंद करता जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह उस लौकिक निधि को खाना चाहता है, परंतु उसका साहस नहीं कर पा रहा और इसी प्रयास में उसकी लार पूरे फर्श पर छींटे मार रही है। लालू! अचानक चंद्रप्रभा
रक्त मंगल सिंह पर चिल्लाते हुए सभागार में आई। रक्त मंगल सिंह ने तुरंत अपना सिर उठाया। छोटी छोटी मालकिन। चंद्रप्रभा के बढ़ते कदम रुक गए और उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से रक्त मंगल सिंह की ओर ध्यान से देखा और कहा, कौन छोटी मालकिन? तुम मुझे बड़ी बहन कहो। छोटी मालकिन, आप हैं छोटी मालकिन। चंद्रप्रभा का मुख्य एक बार पुनः क्रोध से फड़कने लगा। उसे अब इस रक्त मंगल सिंह से कोई आशा शेष नहीं रह गई। उसका यह सिंह शादी से पहले ही उसके साथ विश्वासघात कर चुका है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने अभी तक इस श्वेत हिम कमल पुष्प का सेवन नहीं किया है? चंद्रप्रभा ने उसकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया और रक्त मंगल सिंह की ओर देखते हुए आश्चर्य के साथ पूछते हुए अपनी भंवें उचकाई। लौकिक और अलौकिक निधियां एक ऐसा प्रलोभन है जिसका विरोध कोई भी दैत्य पशु नहीं कर सकता। वास्तविकता में रक्त मंगल सिंह पहले ही इस 8वें स्तर की लौकिक निधि को चंद्रप्रभा से छीन चुका था, परंतु उसने अभी तक इसका सेवन नहीं किया था। उसकी स्थिति देखकर यह स्पष्ट है कि वह इस श्वेत हिमकमल पुष्प को खाने के लिए अत्यंत व्याकुल है, परंतु ऐसा करने में वह झिझक भी रहा था। वो इसे खाना चाहता है, परंतु वह यह साहस नहीं कर पा रहा, और इस दृश्य ने वास्तव में चंद्रप्रभा को अचंभित कर दिया। रक्त मंगल सिंह ने अनिच्छा के साथ चंद्रप्रभा को देखा और धीरे से कहा, छोटे मालिक ने दिया है यह उपहार, छोटी मालकिन को मैं ऐसा साहस नहीं कर सकता। रक्त मंगल सिंह की बातें सुनकर चंद्रप्रभा एक बार पुनः अवाक रह गई। उसके मन में एक भारी असमंजस था कि यह रक्त मंगल सिंह वास्तव में किसकी सवारी है, चंद्रप्रभा की? नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह अंशुमान की सवारी है। उसने एक दृष्टि रक्त मंगल सिंह पर डाली और उस श्वेत हिम कमल की ओर संकेत करते हुए बोली, अब दीदी ने यह उपहार तुम्हें दे दिया है, अब यह तुम्हारा है और मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देती हूं। चंद्रप्रभा इस श्वेत हिम कमल पुष्प को अंशुमान को लौटाना चाहती थी, परंतु वह जानती थी कि अब ऐसा करना संभव नहीं है, और इसीलिए वह यह 8वें स्तर की लौकिक निधि रक्त मंगल सिंह को दे रही थी। यद्यपि वह इसका उपयोग करके अपने क्षमता को विकसित कर सकती थी, परंतु उसने सोच लिया था कि वह अंशुमान द्वारा दी गई इस लौकिक निधि का उपयोग नहीं करेगी और भविष्य में इसके बदले कोई दूसरी 8वें स्तर की लौकिक निधि अंशुमान को लौटा देगी। नहीं, मैं यह दुस्साहस नहीं कर पाऊंगा, रक्त मंगल सिंह ने कांपते स्वर में कहा। तुम? चंद्रप्रभा अत्यधिक क्रोध में नजर आने लगी और उसने अपने पांव पटकते हुए रक्त मंगल सिंह को देखा और क्रोधपूर्वक गरजते हुए बोली, अंततः उस अंशुमान ने तुम्हें ऐसा क्या दिया है जो तुम हर बार उसी का पक्ष ले रहे हो? छोटी मालकिन, आप छोटे मालिक से विवाह कर लीजिए। रक्त मंगल सिंह की बात सुनकर चंद्रप्रभा हताश क्रोध में चीखी। उसके पास रक्त मंगल सिंह के इस रोग का कोई उपचार नहीं है। वज्रगिरी नगर के दक्षिणी खंड में इस समय अंशुमान अपने परिवार के सदस्यों के साथ वाणिज्य क्षेत्र में विचर रहा है। नगर प्रमुख के महल में चल रहे यह युद्धक विभाग के पंजीकरण में अपना नाम पंजीकृत करवाने के पश्चात वह सब लोग यहां आ गए थे। अंशुमान सबसे आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे परिवार के अन्य सभी सदस्य बढ़ रहे हैं। छोटे मालिक, आप यह उचित नहीं कर रहे हैं। आप सब ने युद्धक विभाग में अपना पंजीकरण करवा लिया है, परंतु यह बूढ़ा सेवक पीछे छूट गया है। क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? छोटे मालिक, मुझे इस परिवार से केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है। आप मुझे इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ सकते। विक्रम काका ने अंशुमान को कसकर पकड़ लिया। अंशुमान के इस निर्णय पर परिवार के अन्य सभी सदस्य दंग रह गए। इस बार परिवार के सभी सदस्य युद्धक विभाग में सम्मिलित होने जा रहे हैं, परंतु अंशुमान ने मात्र विक्रम काका का पंजीकरण अस्वीकार कर दिया। इस बात ने उन सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, परंतु उन्होंने कोई भी प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। इस समय वह सभी अंशुमान को उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए विक्रम काका की ओर देखा और गंभीरता से बोला, विक्रम, मैंने तुमसे कई बार पहले भी कहा है कि तुम वृद्ध हो चुके हो। युद्धक विभाग में जाना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो तुम यहां रह सकते हो। तुम यहां इस नगर में हमारे निवास के प्रभारी रहोगे और जाने से पहले मैं तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदर महिला से करवा दूंगा।
इतना कहने के पश्चात अंशुमान अपने मन ही मन में हंसने लगा। बूढ़े नीच, मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस स्वांग को जारी रखो। मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। अंशुमान की बात सुनकर विक्रम काका अवाक रह गए, परंतु अंशुमान ने उन्हें अनदेखा कर दिया और रक्षक प्रमुख दिनेश की ओर देखते हुए बोला, दिनेश काका, क्या आप जानते हैं कि वज्रगिरी नगर में अस्त्र शस्त्र कहां से खरीद सकते हैं? अंशुमान की बात सुनकर रक्षक प्रमुख दिनेश हतप्रभ रह गया और उसने आश्चर्य के साथ पूछा, छोटे मालिक, क्या आप अस्त्र खरीदना चाहते हैं? जाहिर है, इसीलिए मैं आपसे दुकान का पता पूछ रहा हूं। मुझे बहुत सारी सामग्री खरीदनी है। अंशुमान मुस्कुराया। वह युद्धक विभाग में जाने वाला है। यद्यपि वह नहीं जानता कि वहां किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, परंतु फिर भी वह जाने से पूर्व अपने स्तर की तैयारियां करना चाहता है। उत्तर देने में रक्षक प्रमुख दिनेश झिंझका, परंतु उन्हीं की बगल में खड़े देवेंद्र ने तुरंत कहा, अंशुमान, यदि तुम वास्तव में अस्त्र खरीदना चाहते हो तो मैं एक उपयुक्त स्थान को जानता हूं। कौन सा स्थान? अंशुमान ने सहज भाव से पूछा। विश्वकर्मा मंडप। क्या? देवेंद्र की बात सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। विश्वकर्मा मंडप? अंशुमान ने संदेह की दृष्टि से देवेंद्र की ओर देखा और संशय भरे स्वर में बोला, मुझे तो लगा था कि वह कोई साधारण खाद्य सामग्रियों की दुकान है। अपनी पूर्व स्मृतियों के आधार पर अंशुमान जानता था कि विश्वकर्मा मंडप वज्रगिरी के दक्षिणी खंड में स्थित एक खाद्य सामग्रियों की दुकान है। यद्यपि यह नाम साधारण नहीं था, परंतु फिर भी उसकी पूर्व स्मृतियां उसे यही बताती हैं। अंशुमान, वज्रगिरी नगर में विश्वकर्मा मंडप वास्तव में एक खाद्य सामग्रियों के दुकान की तरह ही दिखाई देता है, परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नगर साम्राज्य की सीमा पर एक बंजर भूमि पर बसा है और यहां व्यवसाय उतना अधिक नहीं है। देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में विश्वकर्मा मंडप यक्षाण के 3 प्रमुख व्यापारी संगठनों में से एक है। विश्वकर्मा मंडप की शाखाएं यक्षाण के प्रत्येक साम्राज्य और हर एक मुख्य नगर में फैली हुई हैं। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है तो सामान्य अस्त्र शस्त्रों का तो कहीं उल्लेख ही नहीं, आप अलौकिक और दिव्य अस्त्र तक खरीद सकते हैं। अलौकिक और दिव्य अस्त्र, यह क्या होते हैं? देवेंद्र के शब्दों में सभी को स्तब्ध कर दिया। वज्रगिरी नगर में उन सभी ने मात्र अस्त्र और शस्त्रों के विषय में सुना था, परंतु उन्हें यह ध्यात भी नहीं था कि अस्त्रों और शस्त्रों के भी अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। उन सभी की आंखों में दिख रहे प्रश्न को समझते हुए देवेंद्र उन सब को समझाते हुए बोला, प्रत्येक अस्त्र शस्त्र और कवच को 5 भागों में बांटा गया है। नश्वर, गुप्त गहन अथवा रहस्यवादी, लौकिक और अलौकिक अथवा स्वर्गीय सैनिक, तथा अंत में दिव्य अस्त्र। नश्वर अस्त्र सबसे निर्बल होते हैं और दिव्य अस्त्र सर्वाधिक मजबूत। इस समय हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह सभी साधारण अस्त्र हैं। युद्धक विभाग के अधिकांश सैनिक गुप्त अथवा गहन अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। सेनापति चंद्रप्रभा का रजत धातु का बना भाला भी इसी दूसरे स्तर का अस्त्र है। नश्वर और गहन अस्त्रों में मात्र एक श्रेणी का ही अंतर है, परंतु इनके प्रभाव में आकाश पाताल का अंतर है। उदाहरण के लिए, यदि विजय किसी साधारण अस्त्र द्वारा अपने विशिष्ट युद्ध कौशल का प्रयोग करता है तो एक बार प्रयोग के पश्चात वह तलवार टूट जाती है। यदि यह गहन अस्त्रों का प्रयोग करें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा और उसकी तलवार सदैव उसके हाथों में रहेगी। देवेंद्र की बात सुनकर विजय का हृदय जोरों से धड़कने लगा। वहीं अन्य लोगों ने भी देवेंद्र को विचित्र भाव से देखा। भीम ने तो आश्चर्य से उसे पूछ भी लिया, सेनापति, आप कौन हैं? इसके उत्तर में देवेंद्र मात्र मुस्कुरा दिया। स्पष्ट था कि वह अपनी पहचान और पृष्ठभूमि के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता था। सभी लोगों ने देवेंद्र की प्रतिक्रिया को देखा और कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा। अंशुमान स्वाभाविक रूप से जानता था कि देवेंद्र की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है, परंतु उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके स्थान पर उसने देवेंद्र को देखते हुए पूछा, क्या तुमने वह अलौकिक स्तर का विशिष्ट युद्ध कौशल भी विश्वकर्मा मंडप से ही खरीदा था? हां, देवेंद्र ने संक्षिप्त उत्तर दिया। क्या उनसे व्यापार करना सुरक्षित होगा? अंशुमान ने संशय के साथ अगला प्रश्न किया।
अंशुमान की बात सुनकर देवेंद्र मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि अंशुमान किस विषय में बात कर रहा है, इसलिए उसने आगे कहा, विश्वकर्मा मंडप यक्षाण की 3 प्रमुख व्यापारिक संगठनों में से एक है। उनकी प्रतिष्ठा के विषय में चर्चा करने का कोई उल्लेख ही नहीं है और उनकी गोपनीयता भी पूर्ण रूप से गोपनीय है। तो फिर चलो विश्वकर्मा मंडप की ओर ही चला जाए। कहते हुए अंशुमान देवेंद्र के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों में वह दक्षिणी खंड में बने विश्वकर्मा मंडप के सम्मुख खड़े दिखाई देने लगे। उनके सम्मुख एक टूटी छोटी सी दुकान है, जिस पर टंगी हुई एक धुंधली पट्टिका को देखकर यह विश्वास कर पाना असंभव सा है कि यह वास्तव में यक्षाण के 3 प्रमुख व्यापारिक संगठनों में से एक का कार्यालय है। दुकान के भीतर कपाटों की एक लंबी कतार है, जो हर तरफ विभिन्न वस्तुओं से भरी पड़ी है। इनमें अस्त्र, कवच और औषधीय जड़ी बूटियों जैसे वह सभी सामान्य वस्तु हैं जिनका उपयोग किसी युद्ध द्वारा किया जा सकता है। दुकान की अवस्था अत्यंत खराब है और उस दुकान पर मात्र एक प्रबंधक ही है, जो कि विक्रय पटल पर लेटा हुआ शांति से सो रहा है। अंशुमान तेजी से उस प्रबंधक के सम्मुख जा पहुंचा और मेज को खटखटाने लगा, परंतु प्रबंधक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अंशुमान ने एक गहरी सांस छोड़ी और आग 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 चिल्लाने लगा। यह सुनते ही वह प्रबंधक अचानक से उठ खड़ा हुआ और अपने चारों ओर हड़बड़ाते हुए देखने लगा। आग लगी है, परंतु आग कहां लगी है? इसके पश्चात उसने अपने सम्मुख खड़े अंशुमान को देखा और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुका दिया। छोटे मालिक, आप यहां? प्रबंधक जी, आप दिन के प्रकाश में इतनी गहरी नींद कैसे सो सकते हो? क्या आपको यह चिंता नहीं है कि कोई अंदर आकर आपकी पूरी दुकान को खाली कर देगा? अंशुमान ने विक्रय पटेल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। वो प्रबंधक ने एक विचित्र सा भाव लिए हंसते हुए अपने सिर को हिलाया और अंशुमान की ओर देखकर सम्मानपूर्वक पूछा, छोटे मालिक, क्या मैं आपके यहां आने का प्रयोजन जान सकता हूं? मुझे कुछ खरीदना है, अंशुमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो प्रबंधक आश्चर्यचकित रह गया। अब वज्रगिरी नगर का प्रत्येक नागरिक इस विषय में जानता था कि अब तक मूर्ख कहा जाने वाला अंशुमान वास्तव में मूर्ख नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रबंधक की दृष्टि देवेंद्र पर भी पड़ी, जो अंशुमान के बगल में ही खड़ा है। यद्यपि उसने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, परंतु उसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसके विचार में जिस व्यक्ति ने वह अलौकिक स्तर का विशिष्ट युद्ध कौशल खरीदा था, वह देवेंद्र नहीं था, अपितु उसके सम्मुख खड़ा अंशुमान था। 8वें स्तर की लौकिक निधि के विषय में सोचकर ही वह प्रबंधक अत्यंत उत्साहित हो उठा। वज्रगिरी नगर में पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से वह व्यवसाय कर रहा है, परंतु उन सभी वर्षों के व्यवसाय का मूल्य भी उस एक 8वें स्तर की लौकिक निधि से कम था। प्रबंधक तुरंत विक्रय पटेल से बाहर भागा और अंशुमान के सम्मुख आकर एक मुस्कान बिखेरी। क्या मैं जान सकता हूं कि छोटे मालिक मेरी दुकान से क्या खरीदना चाहेंगे? मेरे पास इस विश्वकर्मा मंडप में युद्धक अस्त्र शस्त्रों से लेकर लौकिक और अलौकिक स्तर तक की निधियों का पूरा संग्रह है। क्या आपके पास दैत्य कबीले की सुंदर युवतियां भी हैं? अंशुमान ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या? अंशुमान की बात सुनकर प्रबंधक के साथ साथ परिवार के अन्य सभी सदस्य भी आश्चर्यचकित रह गए और उन सब ने अंशुमान को एक विचित्र भाव से देखा। यद्यपि यह आश्चर्य कुछ ही क्षण तक चला और प्रबंधक ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे आश्चर्य है कि छोटे मालिकों को दैत्य कबीले से किस प्रकार की सुंदर युवतियां चाहिए, परंतु हमारे यहां कुछ है जो अभी के लिए नहीं। प्रबंधक कुछ और भी कहना चाहता था, परंतु अंशुमान ने अपने हाथ के संकेत से उसे रोक दिया। प्रबंधक एक बार पुनः आश्चर्यचकित रह गया। वहीं अंशुमान ने दुकान के भीतर एक दृष्टि डाली और प्रबंधक की ओर देखते हुए पूछा, मुझे कुछ अस्त्र खरीदनी है। क्या तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? हाँ, है ना? अंशुमान द्वारा दानव कबीले की सुंदर युवतियों को खरीदने से मना करने के पश्चात उदास हुआ प्रबंधक यह सुनकर पुनः उत्साहित हो गया और बोला, मुझे आश्चर्य है कि छोटे मालिकों को किस प्रकार के अस्त्रों की आवश्यकता है और यह किस स्तर का होना चाहिए। गहन अस्त्र, भूमिगत सैनिक या कोई अलौकिक अस्त्र? भाले, अंशुमान ने तुरंत कहा। जहां तक स्तर की बात है तो साधारण लोहे का भाला भी काफी है। ओह! प्रबंधक निराश हो गया
और उसने अंशुमान की ओर देखते हुए पूछा, क्या छोटे मालिक एक साधारण लोहे का भाला खरीदना चाहते हैं? यहां तक कि देवेंद्र तथा परिवार के अन्य सदस्य भी आश्चर्यचकित रह गए। परंतु अंशुमान मुस्कुराए और अपना सिरनामे हिलाते हुए बोला, 1 नहीं तो छोटे मालिक को कितने भाले चाहिए? 1 लाख। इन 2 शब्दों ने वहां उपस्थित हर किसी को स्तब्ध कर दिया। वास्तव में अंशुमान क्या खरीदने गया है विश्वकर्मा मंडप में? इतनी बड़ी संख्या में शस्त्र लेकर वह क्या करेगा? और चंद्रप्रभा का निर्णय क्या परिणाम लेकर आएगा? 1 लाख लोहे के भाले? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य के साथ अंशुमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। उनके मुख पर आश्चर्य और भ्रम के भाव मंडरा रहे हैं। छोटे मालिक, आप 1 लाख भाले खरीदना चाहते हैं? साधारण लौह धातु का बना? अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए प्रबंधक ने अंशुमान की ओर देखा और अपने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, क्या कोई समस्या है? क्या आपके इस विश्वकर्मा मंडप में कोई भंडार नहीं है? अंशुमान ने आश्चर्य के साथ पूछा। प्रबंधक इसका उत्तर देने में हिचकिचाया, परंतु उससे पूर्व ही विजय की कांपती हुई आवाज गूंजी, छोटे मालिक, क्यों? आप इतने सारे लोहे के भाले क्यों खरीदना चाहते हैं? आप साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह तो नहीं करना चाहते हैं ना? विजय की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय तीव्रता के साथ धड़कने लगा। वहीं अंशुमान का मुख भी क्रोध से तमतमा उठा और उसने चीखते हुए विजय से कहा, तुम मूर्ख हो गए हो क्या? वह बूढ़ा राजा मेरा होने वाला ससुर है, मैं भला उसके विरुद्ध विद्रोह क्यों करूंगा? अंशुमान की बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए, परंतु अंशुमान ने उन सभी को अनदेखा कर दिया और प्रबंधक की ओर देखते हुए स्वयं को शांत करते हुए पूछा, तुम्हारे पास 1 लाख लोहे के भाले उपलब्ध हैं अथवा नहीं? हां। अपने विचारों से बाहर निकलते हुए प्रबंधक ने कहा, छोटे मालिक, यद्यपि मेरे पास बहुत सारे लोहे के भाले हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि उनकी कुल संख्या 1 लाख तक होगी। इतनी बड़ी संख्या में भाले निर्मित करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। कितना समय चाहिए? अंशुमान ने प्रबंधक को देखते हुए पूछा। अत्यंत शीघ्र ही वह लोग वज्रगिरि छोड़कर युद्धक विभाग की ओर चले जाते, इसलिए वह अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। 7 दिन। प्रबंधक ने कुछ देर सोचा और कहा, उचित है। अंशुमान ने उत्तर दिया और कहा, इसके अतिरिक्त क्या तुम्हारे पास कोई ज्वलनशील तेल है? ज्वलनशील तेल? प्रबंधक ने चौंकते हुए पूछा। क्या आपको नहीं पता कि इस भीम ने कुछ समय पहले नगर प्रमुख के महल को जला दिया था, है ना? मुझे वही ज्वलनशील तेल चाहिए। यदि वह तुम्हारे पास उपलब्ध है तो मैं इसे थोक के भाव खरीदूंगा। अंशुमान ने भीम की ओर संकेत करते हुए गंभीर स्वर में कहा। अंशुमान की बात सुनकर एक बार पुनः सभी दंग रह गए। वह एक बड़ी मात्रा में ज्वलनशील तेल खरीदना चाहता है, परंतु क्यों? पहले ही उसने 1 लाख लोहे के भाले खरीदकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। अब इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील तेल को खरीदकर वह उन सब के आश्चर्य को और अधिक बढ़ा रहा है। परंतु स्वाभाविक रूप से यदि अंशुमान उन्हें अपनी योजना नहीं बताता तो किसी को भी यह झांत नहीं होगा कि वह क्या करना चाहता है। प्रबंधक मानो अचानक अपनी चेतना में वापस लौटा और उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। अंशुमान ने जो कुछ भी खरीदा था वह साधारण वस्तुएं हैं, परंतु उन सब की मात्रा बहुत अधिक है। प्रबंधक ने तुरंत कहा, हां, मेरे पास ज्वलनशील तेल उपलब्ध है। आप कितना खरीदना चाहते हैं? तुम्हारे पास लोहे के भाले बनाने हेतु 7 दिनों का समय है, अतः मुझे वह सारा ज्वलनशील तेल चाहिए जो आप 7 दिनों में एकत्र कर सकते हैं। अंशुमान ने प्रबंधक को देखते हुए कहा, इसके अतिरिक्त पर्याप्त भंडारण उपकरण तैयार करें, जिससे मैं अत्यंत सरलता के साथ इस ज्वलनशील तेल को अपने साथ ले जा सकूं। पहले अंशुमान को लगता था कि भंडारण उपकरणों के नाम पर केवल उसका अपना शक्ति यंत्र का भंडारण क्षेत्र होता है, परंतु जब उसने चंद्रप्रभा के चांदी के भाले को आश्चर्यजनक रूप से हवा में प्रकट होते और अदृश्य होते हुए देखा तो उसने जिज्ञासावश छाया से इस विषय में पूछा था। छाया ने उसे बताया था कि इस दुनिया में न केवल शक्ति यंत्रों का अपना भंडारण स्थान था, अपितु इस दुनिया में एक प्रकार का स्थानिक क्षेत्र
अथवा एक विशेष अंगूठी भी होती है जिनका प्रयोग विशेष रूप से वस्तुओं को संग्रहित करने में किया जाता है। अंशुमान की मांग सुनकर प्रबंधक ने एक गहरी सांस खींची और अपने मुख पर आश्चर्य के भावों को लिए अंशुमान की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने अंशुमान से पूछा, छोटे मालिक, क्या आपको यह झांत है कि हम 7 दिनों में कितना तेल एकत्र कर सकते हैं? मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम 7 दिनों में जितना भी तेल एकत्र कर सकते हो, मुझे वह सब चाहिए, अंशुमान ने गंभीर स्वर में कहा। अंशुमान की बात सुनकर प्रबंधक ने एक गहरी सांस छोड़ी। इसके अतिरिक्त अंशुमान पुनः बोला, मेरे सहित हम यहां 24 लोग हैं। नहीं, हम में से 24। उस बूढ़े की कोई गिनती नहीं है। हम 24 लोगों में से प्रत्येक के लिए एक अलौकिक स्तर का सैन्य कवच और एक अलौकिक स्तर का सैन्य अस्त्र का एक जोड़ा दीजिए। क्या? जैसे ही अंशुमान ने अपनी बात समाप्त की, वह प्रबंधक आश्चर्य से चिल्ला उठा और लगभग लड़खड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़ा। देवेंद्र ने भी एक भावहीन चेहरे के साथ अंशुमान को देखा। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे भी अंशुमान की भांति ही अलौकिक अस्त्रों के विषय में अधिक नहीं जानते हैं, परंतु उन्हें अलौकिक अस्त्र मिलने वाले हैं, इस बात से वह सभी अत्यंत उत्साहित हो गए। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? प्रबंधक की इस प्रतिक्रिया को देखते हुए अंशुमान ने झुंझलाहट के साथ पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या अलौकिक अस्त्र और कवचों का जोड़ा तुम्हारे बगीचे में उगने वाले अमरूद के फल हैं? एक व्यक्ति के लिए एक अलौकिक अस्त्र और एक अलौकिक कवच। मुझे भय है कि पूरे यक्षाण में भी कुल मिलाकर इतने स्वर्गीय कवच और अस्त्र अस्तित्व में नहीं होंगे। क्या तुम्हें यह झांत भी है कि इस एक जोड़े का मूल्य 9वें स्तर की लौकिक निधि के समान होगी और तुम्हें उनके 24 जोड़े चाहिए? अंशुमान के मस्तिष्क में छाया की तिरस्कार पूर्ण ध्वनि गूंज उठी। छाया की बात सुनकर अंशुमान स्तब्ध रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक अलौकिक अस्त्र इतना मूल्यवान और दुर्लभ होगा। छ, छ, छोटे छोटे मालिक, आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं ना? कृपया मेरे साथ ऐसा परिहास मत कीजिए, प्रबंधक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए हड़बड़ाकर कहा। हाँ, तुम्हें इतना अधिक परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंशुमान मुस्कुराया। यद्यपि मुझे हम सबके लिए अलौकिक स्तर के कवच और अस्त्र चाहिए थे, परंतु आपकी प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि आपके पास हम सबके लिए पर्याप्त अलौकिक अस्त्र और कवच नहीं होंगे, है ना? तो आप हमें से प्रत्येक को गहन अस्त्रों और कवचों का एक जोड़ा दे दीजिए। क्या इसमें भी कोई समस्या है? अंशुमान की बात सुनकर प्रबंधक ने एक गहरी सांस ली और कहा, छोटे मालिक, आपकी बात सुनकर मुझे पक्षाघात, लकवा होने वाला था। यदि यह 24 गहन अस्त्रों और कवचों के जोड़े हैं तो मुझे उनका प्रबंध करने में कोई समस्या नहीं आएगी, परंतु मुझे यह सारी वस्तुएं 1 सप्ताह के भीतर तैयार चाहिए। अंशुमान ने प्रबंधक को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। उचित है, मैं प्रबंध कर दूंगा, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका हृदय इस समय प्रसन्नता के मारे तेजी से दौड़ रहा है। यदि इस सौदे के पश्चात उसने अपना व्यवसाय बंद भी कर दिया, तब भी वह आने वाले 10 या 12 वर्षों तक आराम से घर बैठकर खा सकता था। अंशुमान ने 1 लाख लोहे के भाले 7 दिनों में एकत्र किए जा सकने वाला सारा ज्वलनशील तेल और साथ ही साथ गहन अस्त्र और कवच के 24 जोड़े खरीदे हैं। निश्चित रूप से लेन देन के लिए यह एक बहुत बड़ी धनराशि थी और निश्चित रूप से यह यक्षलोक की राजधानी में विश्वकर्मा मंडप के मुख्यालय को चौंका देने के लिए पर्याप्त होगा। प्रबंधक आज के इस व्यापार से अत्यंत प्रसन्न हो गया। ठीक उसी समय खजांची काका विक्रम अंशुमान के चरणों में गिर गए और उसके पैरों को पकड़ते हुए फूट फूट कर रोने लगे। छोटे मालिक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने सब लोगों को एक जोड़ा गहन अस्त्र और कवच दिया है, परंतु इस बूढ़े सेवक को आपने कुछ भी नहीं दिया है। मैं भी इसी परिवार का एक सदस्य हूं और अपनी मृत्यु तक इसी परिवार का सदस्य रहूंगा। पिछले 10 वर्षों से मैं आपके परिवार के लिए अत्यंत निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, परंतु फिर भी मैं पूरी लगन के साथ अपना कार्य करता हूं। परंतु आज आपने इस बूढ़े सेवक की उपेक्षा कर दी। क्या आप मुझे अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते? अंशुमान ने अपना सिर झुकाकर विक्रम काका को देखा।
उसके मुख पर एक मुस्कान तैरने लगी। यह बूढ़ा अभिनय करने में अत्यंत परिपक्व है। अंशुमान ने मन ही मन सोच और मुस्कुराते हुए विक्रम काका से बोला, विक्रम, तुम बिना बात के तमाशा बना रहे हो। तुम्हें गहन अस्त्र क्यों चाहिए? अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से मुझे बताओ। परिवार के अन्य सदस्यों ने जब यह दृश्य देखा तो वह थोड़े दंग रह गए और उनके चेहरे पर अत्यंत जटिल भाव उभर आए। अंशुमान ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वह समझ चुका है कि उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है। अंशुमान ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम लोगों को भी यही लगता है कि मैंने इस बूढ़े के साथ सीमा पार कर दी है? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरी तुम्हें सलाह है कि इस बूढ़े के बहकावे में ना आओ। हमारा विक्रम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना? वह एक अत्यंत उच्च स्तर का विशेषज्ञ है। अंशुमान की बातों ने उन सभी को चौंका दिया और अगले ही पल उन सब की अचंभित दृष्टि विक्रम काका पर ठहर गई। विक्रम काका एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, परंतु अगले ही पल वह किसी शिशु की भांति जमीन पर लौटते हुए रोने लगे। छोटे मालिक, आप इस बूढ़े नौकर के साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह गहन अस्त्र और कवच चाहिए, परंतु मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं तो मात्र प्रथम स्तर का योद्धा हूं। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ युद्ध विभाग नहीं ले जा रहा, बल्कि यहां वज्रागिरी में छोड़ रहा हूं। जाने से पूर्व मैं तुम्हारा विवाह किसी सुंदर महिला से करवा दूंगा और अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने के लिए जाने से पहले तुम्हें खूब धन दे जाऊंगा। अब जबकि तुम युद्धक विभाग में नहीं जा रहे हो, मेरी समझ में तुम्हें गहन कवच और अस्त्र देना मूर्खता होगी। तुम पहले ही इतने वृद्ध हो और फिर वज्रगिरी नगर में अकेले रहोगे। अमूल्य कवच और अस्त्रों के साथ क्या तुम चोरों का लक्ष्य नहीं बन जाओगे? नहीं, यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अंशुमान ने अवसर का लाभ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। अंशुमान की बात सुनकर विक्रम काका स्तब्ध और अवाक रह गए। अंशुमान ने उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया और पुनः एक बार प्रबंधक की ओर मुड़ गया। इन सभी चीजों के अतिरिक्त मुझे एक लंबा चांदी का भाला भी चाहिए, लौकिक अथवा अलौकिक स्तर का। अलौकिक स्तर का मिल जाए तो और भी उत्तम। प्रबंधक ने एक दृष्टि विक्रम काका पर डाली और तुरंत अपनी चेतना में लौटते हुए अंशुमान से बोला, एक अलौकिक स्तर का अस्त्र, चांदी का भाला? हां। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए प्रबंधक के व्यथित हाव भाव को देखा और पूछा, क्या यह कठिन कार्य है? थोड़ा सा, प्रबंधक मुस्कुराया और बोला, छोटे मालिक, यदि सच कहूं तो यक्षलोक की शाखा के पास कोई भी अलौकिक स्तर का अस्त्र अथवा कवच नहीं है। यदि आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको केवल अन्य शाखाओं पर निर्भर रहना होगा, परंतु मुझे फिर भी भय है कि 7 दिन के भीतर वह अस्त्र यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर लौकिक या भूमिगत स्तर का भाला? अंशुमान ने पूछा। वैसे मैं इसकी सूचना शाखा के मुख्यालय को दे देता हूं। यदि वह प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वह 7 दिनों के भीतर यहां पहुंच जाएगा, विश्वकर्मा मंडप के प्रबंधक ने कहा। उचित है, अंशुमान ने मुस्कुराते हुए कहा और परिवार के सदस्यों की ओर मुड़ गया। एक बार पुनः सोच लो कि तुमको और क्या चाहिए, चाहे वह कोई युद्ध कौशल हो अथवा युद्ध कला। यदि तुम्हें कोई भी वस्तु चाहिए तो निसंकोच होकर कहो और उसे खरीद लो। उसका भुगतान मैं करूंगा। अंशुमान की बातों ने उन सभी को चौंका दिया। छोटे मालिक, क्या आप इस विषय पर गंभीर हैं? विजय की आंखें चमक उठीं और उसने अंशुमान को देखते हुए पूछा। दूसरों की दृष्टि भी अंशुमान की ओर उठ गई। अंशुमान मुस्कुराया और विक्रय पटल पर रखी गई कुर्सी को खींचकर उसके ऊपर बैठ गया। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कोई वचन दिया हो और उसे पूरा न किया हो? तुम लोगों को जो कुछ भी खरीदना है निसंकोच होकर प्रबंधक महोदय को बताओ। किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छोटे मालिक, इन सब वस्तुओं को खरीदने के लिए आपके पास अत्यधिक मात्रा में धन होना चाहिए, है ना? अचानक से भीम ने धीमे स्वर में कहा। भीम की बात सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। इससे पहले वह मात्र इस विषय में सोच रहे थे कि इन सब वस्तुओं को खरीदकर अंशुमान वास्तव में करना क्या चाहता है, परंतु उन्होंने एक बार भी इन वस्तुओं के मूल्य के विषय में नहीं सोचा था। 1 लाख लौह भाले और असीमित मात्रा में ज्वलनशील तेल, इन दोनों वस्तुओं का मूल्य ही कई स्वर्ण मुद्राओं में होगा। इसके अतिरिक्त
उन लोगों के लिए गहन अस्त्रों की श्रेणी के 24 जोड़े कवच और अस्त्र भी खरीदे गए हैं। यद्यपि उन्हें इन वस्तुओं का सही मूल्य ज्ञात नहीं, परंतु फिर भी निश्चित रूप से यह संख्या लाखों स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच सकती है। कुछ समय पहले उनके परिवार को शिवदत्त द्वारा लूट लिया गया था और आजीविका भी एक समस्या बन गई थी। अब भले ही उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है, परंतु इतनी अधिक मात्रा में धन कहां से आएगा? प्रबंधक भी जैसे अचानक जैसे नींद से जागा। इससे पूर्व वह मात्र सामान की बिक्री से ही प्रसन्न था, परंतु उसने यह सोचा भी नहीं कि अंशुमान उन वस्तुओं के मूल्य को वहन कर भी सकता है अथवा नहीं। अब जब उसने इस विषय में सोचा तो उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। इन वस्तुओं का कुल मूल्य पहले से ही लाखों में था, विशेष रूप से गहन स्तर के कवच और अस्त्रों के 24 जोड़े और साथ ही एक लौकिक स्तर का चांदी का भाला। साम्राज्य के राज्य परिवार को भी इतनी सारी वस्तुएं एक साथ खरीदने हेतु विचार करना पड़ता। यह कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं थी, अपितु लाखों का व्यापार था। तुरंत ही प्रबंधक की दृष्टि अंशुमान की ओर मुड़ गई। दूसरी ओर अंशुमान अत्यंत सहजता के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। प्रबंधक को अपनी ओर देखता पाकर वह मुस्कुराया और अपने हाथ फैलाते हुए बोला, सच कहूं तो वास्तव में मेरे पास इतनी विपुल मात्रा में धन नहीं है। अंशुमान को इतनी बड़ी मात्रा में अस्त्र क्यों चाहिए? इतनी बड़ी मात्रा में अस्त्र और अन्य वस्तुएं लेकर वो लोग क्या करेंगे? क्या अंशुमान इन सब का भुगतान कर पाएगा?